नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े सामने आए हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं। एक वक्त था जब इस राज्य को इसकी बुनियादी चुनौतियों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज की तस्वीर एकदम अलग है। तो आज के इस चर्चा में हम सीधे सोर्स मटेरियल और रिसर्च के जरिए समझेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसे रहा है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन चीजों पे बात करेंगे। हम इसे 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, ये नया आर्थिक उछाल। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर में आए बदलाव। तीसरा, लोकल इंडस्ट्रीज का रोल। चौथा, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहे इनोवेशंस। और आखिर में आगे का रास्ता। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, आर्थिक उछाल, यानी इकोनॉमी में आया ये नया ब्रेक थ्रो। अब देखिए, दशकों तक बुनियादी समस्याओं से जूझने के बाद जो लेटेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक डेटा सामने आया है, वो एक बिल्कुल नई कहानी बता रहा है। अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। जरा सोचिए, 2016-17 में ये आंकड़ा सिर्फ 13.3 लाख करोड़ था, मतलब दोगुने से भी ज्यादा की छलांग। और ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि साफ दिखाता है कि जीडीपी की रफ्तार कितनी तेज हो चुकी है। और मजे की बात यह है कि बात सिर्फ जीडीपी तक सीमित नहीं है। राज्य के बजट का साइज देखिए, ये 9.12 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। कुछ ही सालों के अंदर 2.5 लाख करोड़ से सीधा 9 लाख करोड़ के पार जाना, और वो भी बिना कोई नया टैक्स लगाए। ये अपने आप में एक बहुत ही कुशल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उदाहरण है। और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि आखिर ये ग्रोथ आ कहां से रही है। अगर हम इस आर्थिक इंजन को खोलकर देखें तो सर्विस सेक्टर सबसे आगे दौड़ रहा है, करीब 47% के योगदान के साथ। इसके ठीक पीछे इंडस्ट्री है 27.2% पर, और एग्रीकल्चर 25.8% पर मजबूती से टिका है। ये जो बैलेंस डिवाइड है ना, यही दरअसल इस इकोनॉमी को इतनी ताकत दे रहा है। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही क्रूशल पिलर पर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, क्योंकि सुरक्षा के बिना विकास मुमकिन नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि बिना बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के कोई भी आर्थिक पहिया नहीं घूम सकता। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि यूपी में अपराध दर 180.2 प्रति लाख है, जो कि 252.3 के नेशनल एवरेज से लगभग 28.5% कम है। इतनी विशाल आबादी वाला राज्य होने के बावजूद क्राइम रेट के मामले में ये 21वें नंबर पर है, जबकि कई कम आबादी वाले राज्य इस लिस्ट में काफी ऊपर हैं। इस सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए काफी प्रोएक्टिव कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए मिशन शक्ति फेज 5 को ही ले लीजिए। इसके तहत जगह जगह पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, महिला बीट पुलिस अधिकारी खुद 57,000 ग्राम पंचायतों और 14,000 शहरी वार्डों का ग्राउंड पर जाकर दौरा कर रही हैं। और इन नीतियों का जो सीधा असर ग्राउंड पर दिख रहा है, वो इस कोट में साफ झलकता है। महिलाओं का बिना किसी डर के रात की शिफ्ट में काम करना, लड़कियों का बेखौफ स्कूल जाना, ये सिर्फ बातें नहीं, एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। जो राज्य कभी अपने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से प्रश्न प्रदेश कहलाया जाता था, वहां आज ये नीतियां उस पुरानी छवि को पूरी तरह से बदल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पिलर की तरफ, स्थानीय उद्योगों को बल। देखते हैं कि बेरोजगारी जैसी चुनौती से कैसे निपटा जा रहा है। देखिए, बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, और इसे काउंटर करने के लिए राज्य ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है, लोकल शिल्प और कारीगरी को बढ़ावा देना। इसी के सेंटर में है ओडीओपी, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कॉन्सेप्ट जापान के 1979 के वन विलेज वन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट से प्रेरित है। आइडिया बहुत सिंपल है, सभी 75 जिलों के किसी एक खास पारंपरिक उत्पाद को प्रमोट करना, चाहे वो सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल हो या फिर बरेली का जरे जरदोजी का काम। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ओडीओपी सिर्फ एक कैची सा मार्केटिंग स्लोगन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। कारीगरों को कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए 90% तक की फंडिंग दी जा रही है। इसके अलावा मार्केटिंग में मदद, फाइनेंशियल सपोर्ट और 10 दिन की ट्रेनिंग के साथ साथ मुफ्त टूल किट भी दी जा रही है। मतलब उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का पूरा इंतजाम है। और इसका नतीजा क्या हुआ? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ हुए इन टाई अप्स के रिजल्ट्स वाकई शानदार रहे हैं।
सोर्स डेटा बताता है कि अकेले फ्लिपकार्ट पर ओडीओपी प्रोडक्ट्स ने 1000 करोड़ रुपए की सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक दूर दराज का लोकल कारीगर अब सीधे ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ गया है। आप शिफ्ट करते हैं हमारे चौथे पिलर पर, कृषि नवाचार। एग्रीकल्चरल ग्रोथ 8% से सीधा 18% तक कैसे पहुंची, आइए डिकोड करते हैं। हम सब जानते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक एनालिसिस खेती की बात किए बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 8% से जंप करके 18% हो गई है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शुरू किया गया ये 4000 करोड़ रुपए का 6 साल का प्रोजेक्ट है। इसका विजन एकदम क्लियर है, 28 जिलों में फसल की पैदावार को 30% तक बढ़ाना। तो सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? यूपी एग्रीज के तहत कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे किसानों को मॉडर्न बीज और तकनीक देना, 50 लाख हेक्टेयर तक मुफ्त सिंचाई का दायरा बढ़ाना, और तो और 500 किसानों को नई टेक्निक सीखने के लिए विदेश भेजना। इस पूरे अभियान का टारगेट 10 लाख से भी ज्यादा किसानों तक पहुंचना है। इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होने वाली है, और साथ ही करीब 1 लाख मछुआरा परिवारों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पिलर पे, भविष्य की राह, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे का विजन। किसी भी राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तय करता है कि आने वाले दशकों में उसकी इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी, और यहाँ के आंकड़े हैरान करते हैं। आज भारत के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का 60% हिस्सा इसी राज्य में है। देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट बस शुरू होने ही वाला है। इन्वेस्टर्स के लिए 75,000 एकड़ का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक मौजूद है, और 34 अलग अलग सेक्टर्स के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाई गई हैं। इसी मजबूत फाउंडेशन पर आज लगभग 96 लाख एमएसएमईज काम कर रहे हैं, जो करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्राइसिस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। अब देखिए, दुनिया भर में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से ग्लोबल फ्यूल सप्लाई को लेकर एक बड़ा डर बना हुआ है। लेकिन इसे टैकल करने के लिए जो लोकल स्ट्रैटेजी अपनाई गई है वो कमाल की है। इंपोर्टेड एलपीजी पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए राज्य अपनी 7,700 गौशालाओं और 15 लाख मवेशियों का इस्तेमाल कर रहा है। इनसे ग्रामीण स्तर पर बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये ना सिर्फ सस्टेनेबल है, बल्कि अपने आप में आत्मनिर्भरता का एक बेहद प्रैक्टिकल और स्मार्ट सॉल्यूशन है। तो इन सारे फैक्ट्स, डेटा और पॉलिसीज को गहराई से समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी और लोकल इंडस्ट्रीज में जो ये अभूतपूर्व और डेटा समर्थित ग्रोथ दिख रही है, क्या किसी राज्य का ये ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल आने वाले समय में पूरे देश की आर्थिक दिशा को एक नया रूप दे सकता है? सोचने वाली बात है ना? खैर, इसी सवाल के साथ हम आज के इस एनालिसिस को यहीं रोकते हैं। ऐसे ही किसी नए और दिलचस्प डेटा डिकोड के साथ फिर मुलाकात होगी।